जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं रणथंभौर में चौहान वंश का इतिहास और उसके भाग 2 के बारे में। भाग 1 में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 में गोविंद राज द्वारा की गई, और भाग 1 के अंतिम तक अपन यहां तक पहुंचे थे कि जब भीम सिंह और धर्म सिंह को हम्मीर द्वारा युद्ध में भेजा जाता है अलाउद्दीन के विरुद्ध, तो भीम सिंह की लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है और धर्म सिंह लूट का सामान लेकर वापस आता है। भीम सिंह की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया जाता है धर्म सिंह को, और धर्म सिंह को अंधा कर दिया जाता है। धर्म सिंह के स्थान पर उसके भाई भोज को रखा जाता है। भोज है वो अर्थव्यवस्था और अव्यवस्था को नहीं संभाल पाया, और धर्म सिंह ने भी हम्मीर के काम भरने चालू कर दिए थे। धर्म सिंह ने कहा कि मैं धन का संग्रह कर सकता हूं यदि आप मुझे अधिकार दे तो। हम्मीर ने बिना सोचे समझे बोझ को हटा दिया और अपमानित किया। तो बोझ है वो चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। बोझ अपने भाई पृथ्वीराज को भी साथ में लेकर जाता है, और बोझ को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जागरा की जागीर से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, अपन एक चीज आगे बढ़ते हैं। अब इधर से अपन ने आज का टॉपिक, कल तक तो अपन ने इधर तक पढ़ लिया था, ठीक है। इन दोनों को जागरा की जागीर से सम्मानित किया जाता है। रणथंभौर में शासन कर रहे थे हम्मीर। अब भोज और पृथ्वीराज में भी कहीं ना कहीं हम्मीर से बदला लेने की भावना थी, और वो इसीलिए अलाउद्दीन को भड़काया हम्मीर के विरुद्ध। बहुत ही ज्यादा आग में घी डालने का काम कर दिया था इन्होंने, ठीक है। अलाउद्दीन ने भी सोचा कि आपसी फूट तो पड़ गई है इनमें, तो उसी फूट को देखकर अलाउद्दीन ने सेना रवाना कर दी तुरंत ही रणथंभौर के लिए। रवाना हो गई सेना। हम्मीर को जब इस बात का पता चलता है तो हम्मीर की तरफ से उसके युद्ध लड़ने के लिए सेनानायक जाते हैं। वो क्रमशः देखना आप कौन कौन जाते हैं। एक तो था रतिपाल, जो इसका दंडनायक था, रतिपाल। दूसरा था जांजदेव, हम्मीर का भाई वीरम, रणमल, और दोस्तों जो मंगोल विद्रोही थे महमूद शाह, और महमूद शाह के साथी टीचर, वेचर, और एक व्यक्ति था गजमूरख। ये सब जाते हैं हम्मीर की तरफ से युद्ध में लड़ने। दोस्तों, अलाउद्दीन की सेना पहुंच चुकी थी हिंदुवाट की घाटी तक। और ये सब भी आ गए थे हिंदुवाट की घाटी में, जहां भयंकर युद्ध होता है, और चौहानों की तरफ से गए हुए रणबंकुरों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। मुगल सेना काफी डर गई थी, इसी कारण से वह हारी। और जब अलाउद्दीन खिलजी
की सेना युद्ध हार गई तो चौहानों ने शत्रुओं की स्त्रियों को गांव गांव में मट्ठा बेचने के लिए भेजा। ऐसा लिखते हैं कौन? नयन चंद्र सूरी, ताकि लोगों को चौहानों की विजय के बारे में पता चल सके। एक बार इतने को फिर से देख लेते हैं दोस्तों। हम्मीर ने निकाल दिया था किसको? तो भोज और पृथ्वीराज जाते हैं अलाउद्दीन के दरबार में, जहां उनको जागरा की जागीर से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, भोज और पृथ्वीराज भड़काते हैं अलाउद्दीन को, और अलाउद्दीन ने उसी फुर्त का फायदा उठाकर अपनी सेना रवाना कर दी रणथंभौर के लिए। दोस्तों, हम्मीर ने अपने सेनापति भेजे थे रतिपाल, जांजदेव, विरम, रणमल, मोहम्मद शाह, तीचर, वेचर और गजबुरक। हिंदू हाट की घाटी के पास भयंकर युद्ध होता है, जिसमें चौहानों की विजय होती है। जब इसी पराभव का पता चलता है अलाउद्दीन को, तब वो भेजता है, अलाउद्दीन को इस पराभव का पता चलता है तो वो उल्गू खां के नेतृत्व में सेना, उल्गू खां और नुसरत खां, के नेतृत्व में सेना भेज देता है। अब ये बहाना बनाकर आते हैं कि हमें संधि करनी है, और इसी के कारण यहां झाइन दुर्ग को पार कर लेते हैं। संधि का बहाना करके आते हैं और इसी के कारण यहां झाइन दुर्ग को पार कर लेते हैं। दोस्तों, संधि में अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से शर्तें रखी गई थी कि या तो रणथंभौर में था हम्मीर, ये है रणथंभौर दुर्ग, अलाउद्दीन द्वारा संधि की शर्तें यूं रखी गई भाइयों कि या तो हम्मीर 4 हाथी, 4 लाख मुद्राएं और अपनी बेटी को अलाउद्दीन को अर्पण करे, या मंगोल विद्रोही महमूद शाह को हवाले कर दे। किसके? तो अलाउद्दीन के। ये शर्तें रखी गई थी। हम्मीर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं अपनी तलवार से सुल्तान के इतने टुकड़े करने को तैयार हूं जितनी उसने मोहरें मांगी हैं, उतने टुकड़े करने के लिए मैं तैयार हूं। दोस्तों, ये संधि का बहाना करके अंदर की तरफ घुस भी चुके थे, झाइन दुर्ग से आगे बढ़ चुके थे। ठीक है, और जब ये बातचीत चल रही थी, उसी दौरान एक मुगलों की आदत तो आपको भी पहले से पता है, वैसे सामने से तो ये कभी जीते नहीं है जिंदगी में। ठीक है, इन्होंने किया यूं, जब बातचीत चल रही थी तब पाशिट और मकधरी का निर्माण करवाया। पाशिट और मकधरी का निर्माण भी कराया, और साथ में इनके द्वारा सुरंगें भी खोदी गई। दोस्तों, सुरंगें भी खोदी गई
नुसरत खां जो था वो दुर्ग की प्राचीर तोड़ने में लगा था। तभी रणथंभौर दुर्ग पे एक तोप लगी हुई थी, उसका गोला आकर गिरता है नुसरत खां पर, जहां नुसरत खां की हो जाती है हत्या। इनकी इतनी चालाकियों के बाद भी राजपूत सेना ने इनको सफल नहीं होने दिया। और जैसे ही नुसरत खां मारा गया, मुगलों की सेना में दहशत फैल गई और वह सेना जो जाइन का दुर्ग पार करके आगे आ चुकी थी वो वापस चली गई जाइन के पीछे। इतनी दहशत फैल गई थी कि वापस चले गई सेना। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। अलाउद्दीन को जब पराभव के बारे में पता चलता है, वो उल्गू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में भेज देता है सेना। वो संधि करने के बहाने आ जाते हैं जाइन दुर्ग के आगे। संधि की शर्तें क्या थी? 4 हाथी, 4 लाख मुद्राएं या अपनी बेटी का अर्पण यदि हम्मीर करता है, या मंगोल विद्रोहियों को वापस लौटा दी। हम्मीर ने भी इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं मेरी तलवार से सुल्तान के इतने टुकड़े करने को तैयार हूं कि जितनी उसने मुद्राएं मांगी है। दोस्तों, मुगलों ने चालाकी की और जब संधि की बात चल रही थी तब उन्होंने पाशीच और मगधरी का निर्माण करा। दोस्तों, ये पाशीच क्या होता है? तो ये पाशीच होता है वो एक विशेष प्रकार के चबूतरे होते हैं, मतलब कि वहां पर आसानी से चुपके से बैठकर शत्रु का सामना किया जा सके। उन्होंने सुरंगें भी बनाई, लेकिन राजपूत सेना द्वारा उनको सफल नहीं होने दिया। जब रणथंभौर किले पर लगा हुआ तोप का गोला निकला और नुसरत खां के ऊपर जा गिरा, नुसरत खां की मृत्यु हो गई और उसी से मुगल सेना में दहशत का माहौल, और वो सेना पीछे चली गई। कहां तक? तो जाइन तक। दोस्तों, अब इन सब चीजों के बारे में पता चलता है अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन को स्वयं आना पड़ता है युद्ध के लिए, और अलाउद्दीन आ जाता है भाइयों 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर आ जाता है। इधर थे हम्मीर देव चौहान रणथंभौर में, अलाउद्दीन सेना लेकर आ गया। दोस्तों, वर्षा ऋतु का समय निकट आ रहा था। अलाउद्दीन ने आते ही तुरंत काम यह करवाया कि जो बनास नदी में जो बीहड़ है या छोटे मोटे जो गड्ढे बने हुए हैं, उन गड्ढों को रेत के बोरे भरवाकर पहले तो सपाट करवा दिया, ताकि उनकी घुड़सवार जो सेना थी वो युद्ध के लिए सहायक सिद्ध हो चुके। अलाउद्दीन ने आते ही तुरंत बोरों में रेत भरकर गड्ढे भरवाए, और अलाउद्दीन ने भी पाशीच और मकधरी का निर्माण कराया। अलाउद्दीन की सेना द्वारा। दोस्तों, इस चीज का निर्माण क्यों कराया? क्योंकि जो हम्मीर की तरफ से सेना थी वो पश्चिम की तरफ से जो भी अटैक करती, पश्चिमी राजपूतों के पश्चिमी मोर्चे को संभालने के लिए, ठीक है, और सुरंगें भी खोदवाई। हम्मीर की तरफ से प्रयास ये किए गए, मंजनीक, अग्निबाण,
आदि यंत्रों का उपयोग किया गया, और एक है ढेकली। अग्नि बाण से तो अग्नि आग जलाकर एक साथ से बहुत सारे तीर छोड़े जाते थे, और एक चीज का उपयोग किया जाता था, आर्चर। दोस्तों इस आर्चर में क्या होता था कि बहुत सारे पत्थर थे वो शत्रुओं की सेना पर एक साथ से मारा जा सके, उसके लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता था वो था आर्चर। आग के गोलों को बरसाने के लिए और पत्थरों को बरसाने के लिए आदि के लिए इनका उपयोग किया जाता था। दोस्तों हम्मीर की ओर से ये प्रयास किए गए, इतने में वर्षा ऋतु निकट आ चुकी थी। ठीक है, वर्षा ऋतु आ चुकी थी, मतलब निकट आने वाली थी। अलाउद्दीन को यह सूचना मिलती है कि आपके विद्रोह हो गया है दिल्ली और अवध में। अलाउद्दीन को सूचना मिलती है कि दिल्ली और अवध में विद्रोह। हम्मीर को दुर्ग में रसद की कमी हो गई। रसद की कमी मतलब कि खाने पीने और उपयोगी साधनों की कमी हो गई। ठीक है, इसी कारणवश देखो इधर मजबूरी अलाउद्दीन की भी थी और हम्मीर की भी थी। संधि के माध्यम से समस्या का समाधान करने का उन्होंने रास्ता चुना। अलाउद्दीन की तरफ से अलाउद्दीन आया और हम्मीर की तरफ से संधि के लिए गया था कौन, तो रत्तीपाल, बातचीत करने। लेकिन अलाउद्दीन ने रत्तीपाल को कहा कि मैं हम्मीर से दुर्ग छीनकर जाते जाते दुर्ग तुझे सुपुर्द करके जाऊंगा। ठीक है, तेरे को दुर्ग देते जाऊंगा। रत्तीपाल ने लालच में पड़कर काम यह मतलब अलाउद्दीन का कहना मान लिया। ठीक है, रत्तीपाल जब दुर्ग में जाता है तो वो रणमल को अपनी ओर मिलाता है, और रणमल और रत्तीपाल दोनों दुर्ग की कुछ प्राचीरों और बुर्जों से हटा लेते हैं सेना। प्राचीरों और बुर्जों से सेना हटा ली। दोस्तों जैसे ही इन्होंने सेना हटाई, रस्सों की सहायता से अलाउद्दीन की सेना घुस गई कहां, दुर्ग के अंदर। सेना दुर्ग के अंदर घुस चुकी थी। हम्मीरदेव चौहान अपने अदम्य साहस के साथ लड़ते हुए मारे गए। रानी रंग देवी और बेटी पद्मा ने जौहर किया। यह जौहर राजस्थान का पहला और अंतिम जल जौहर था। राजस्थान का प्रथम और अंतिम जल जौहर कौन सा था, तो रानी रंग देवी और बेटी पद्मा ने जब अपने आप को जल में अर्पित कर दिया था, वो वाला। दोस्तों इस चीज को अपन एक बार फिर से रिवाइज करते फिर आगे बढ़ेंगे। 1301 में अलाउद्दीन स्वयं आता है सेना लेकर। वह पहले तो आकर बीहड़ में गड्ढों को सपाट करवाता है और पाशिच और मगधरी नामक यंत्रों का निर्माण करवाता है ताकि राजपूतों के पश्चिम मोर्चों को निपटा जा सके। सुरंगें भी खुदवाता है। हम्मीर की तरफ से मंजनीक, अग्निबाण और ढेकली, आर्चर आदि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अलाउद्दीन को सूचना मिलती है कि दिल्ली और अवध में विद्रोह हो चुका है और
हम्मीर के दुर्ग में रसद की कमी हो जाती है। दोनों ही संधि का मार्ग अपनाते हैं, लेकिन अलाउद्दीन संधि के लिए हम्मीर की तरफ से जाता है रतिपाल। रतिपाल को अलाउद्दीन लालच देता है कि अगर तो हमारे साथ मिल जाता है तो जाते जाते दुर्ग तुझे सुपुर्द करते जाएंगे। जब रतिपाल दुर्ग में जाता है वो रणमल को अपनी ओर मिला लेता है। कुछ प्राचीरों से वो मोर्चाबंदी हटा देते हैं। घुस जाती है सेना अंदर। हम्मीर देव चौहान लड़ते मारे जाते हैं। रानी रंग देवी और बेटी पद्मा ने जौहर किया, जो राजस्थान का प्रथम और अंतिम जल जौहर था। दोस्तों, दिनांक थी 11 जुलाई 1301 को। जीत गया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इस युद्ध में जीता अलाउद्दीन खिलजी। 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर पर अधिकार हो गया था तुर्कों का। मतलब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। दोस्तों, युद्ध के दौरान अलाउद्दीन को घायल अवस्था में मिलता है महमूद शाह। जब महमूद शाह को पूछा जाता है, मतलब कि महमूद शाह को कहा जाता है कि यदि हम तेरे गांवों को भरवा दे तो तू क्या करेगा? तो महमूद शाह जवाब देता है कि पहले तो मैं हम्मीर के बेटे को गद्दी पर बैठाऊंगा और दूसरी तेरी मौत। होता यूं है कि महमूद शाह जो था उसकी करवा दी जाती है हत्या और मस्त हाथी से उसको कुचलवा दिया जाता है। जैसे ही हाथी से कुचलवा दिया, लेकिन अलाउद्दीन के मन में महमूद शाह की वीरता से प्रसन्न हो गया था वो, और इसी के कारण वह महमूद शाह का अंतिम संस्कार करवाता है विधि पूर्वक। वरना तो युद्ध में कितने लोग मारे जाते हैं, सबका कोई अंतिम संस्कार थोड़ी होता है। महमूद शाह का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करवाता है कौन? तो अलाउद्दीन। दोस्तों, जब रणमल रतिपाल भी जश्न बना रहे थे और आ गए थे अलाउद्दीन के टेंटों के पास, मतलब कि अलाउद्दीन की तरफ आ गए थे कि युद्ध तो हार गए, मतलब युद्ध तो वो अलाउद्दीन जीत गया और अलाउद्दीन अब हमें सौंप के जाएगा भाई दुर्ग। यूं करके रणमल रतिपाल तो एकदम खुश हो रहे थे मतलब। लेकिन अलाउद्दीन के ही इशारे पर रणमल और रतिपाल की हत्या करवा दी जाती है। अलाउद्दीन इन्हें कहता है कि हे नालायकों, तुम हम्मीर देव जैसे वीर शासक के नहीं हो सके या हम्मीर जैसे भले इंसान के नहीं हो सके तो तुम मुझ जैसे के तो क्या ही होंगे, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को भी हत्या करवा देता है कौन? तो अलाउद्दीन। दोस्तों, अलाउद्दीन है अब इधर क्या है कि नुसरत खां को रख देता है। नुसरत खां जीतने के बाद इधर कौन रहता है? नुसरत खां, ठीक है। नुसरत खां द्वारा जब यहां का राजकाज संभाला जाता है तो उसने प्रथम कार्य क्या करवाया? मंदिर और दुर्गों को तोड़वा दिया। दोस्तों, हम्मीर देव चौहान जो थे वो एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति थे। हम्मीर देव के दरबार में एक राज्य सम्मानित कवि रहते थे। हम्मीर देव जिनके गुरु कौन थे? तो राघवेंद्र।
दोस्तों, हम्मीर देव धर्म सहिष्णु था ही, साथ में वह शिव, महावीर और विष्णु का परम भक्त था। शिव, महावीर और विष्णु का वह भक्त भी था। हम्मीर के द्वारा कोटि यज्ञ करवाए गए, जिससे भी उसकी धर्म सहिष्णुता का पता चलता है। इतने तक अपन एक बार देख लेते हैं दोस्तों। 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन का तुर्को जीत गए थे। कहाँ? तो रणथंभौर को जीत पा ली थी उन्होंने। और अलाउद्दीन को महमूद शाह घायल अवस्था में मिलता है, तो महमूद शाह से वो पूछता है कि अगर तू तेरे घावों को भरा जाए तो तू क्या करेगा? तो महमूद शाह का बहुत ही प्यारा जवाब होता है। और यहाँ महमूद शाह की स्वामी भक्ति भी बहुत, इतिहास में उनके त्याग को भी बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, कि पहले एक बार ये देख लेते हैं, फिर आगे अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। महमूद को मस्त हाथी के साथ कुचलवा दिया, और रणमल रतिपाल आए थे, उनकी भी हत्या करवा दी। नुसरत खां के हाथों में जब शासन आया तो उसने मंदिर और दुर्गों को तोड़वा दिए। हम्मीर था एक बहुत ही वीर योद्धा था, वह धर्म सहिष्णु व्यक्ति था। उसके राज्य में राज्य सम्मानित कवि व उनके गुरु राघवेंद्र रहा करते थे। हम्मीर ने कोटि यज्ञ करवाए। हम्मीर शिव, महावीर और विष्णु का उपासक था। ठीक है दोस्तों, हम्मीर देव चौहान के बारे में। इतिहास में हम्मीर देव चौहान वीर था, एक पराक्रमी योद्धा था। उससे ज्यादा हम्मीर की पहचान इतिहास में एक बहुत ही उदार पुरुष के रूप में है। इतिहास में हम्मीर की पहचान किसमें है? तो एक उदार पुरुष के रूप में। साथ में वह वीर योद्धा तो था ही। उदार पुरुष के रूप में क्यों? क्योंकि हम्मीर ने महमूद शाह, जो एक बार उसकी शरण में आ गया था, तो उसके बाद उसने महमूद शाह के लिए ही अलाउद्दीन से युद्ध किया और अपनी उदारता का परिचय दिया, जिसके लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गया था। इसीलिए दोस्तों, इतिहास में एक पंक्ति भी आपने सुनी होगी कि तिरिया तेल और हम्मीर हठ चढ़े ना दूजी बार। ये बात उसने सिद्ध भी कर दी थी। हम्मीर ने अपने शासनकाल में कुल 18 युद्ध लड़े थे। 18 युद्धों में से हम्मीर ने 13 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। इनमें से कुछ प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? तो एक तो था भोज शासक, और दूसरा युद्ध था अर्जुन को पराजित करता है और मांडलगढ़ से कर वसूलता है। दोस्तों, प्रमुख युद्ध ये नहीं थे। प्रमुख युद्ध उसका कौन सा था बताएं आपको? जब एक उसका मतलब पूरे युद्धों में से अगर एक और सबसे और बढ़िया युद्ध पूछे तो उसमें एक तो आएगा ये हिंदुवाट की घाटी पर युद्ध हुआ था, लास्ट में लड़ते लड़ते मारा जाता है। और दूसरा है मेवाड़ के महाराणा समर सिंह को इसने जब पराजित किया था, और समर सिंह को पराजित करते हुए उसने संपूर्ण राजस्थान में अपनी जो दांत जमाई थी ना, उसके कारण ही वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। दोस्तों, हम्मीर ने अपने जीवन काल में 18 युद्ध लड़े, जिसमें से उसने 13 में विजय प्राप्त की थी। हम्मीर द्वारा
हम्मीर के बारे में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा में कहा है कि अगर मैं 60 शब्दों में हम्मीर के जीवन का मूल्यांकन करूं तो कहा जा सकता है कि उसमें कुछ कमियां तो थी, लेकिन वह कमियां उसकी वंश की रक्षा और शरणागतों की रक्षा और उसकी वीरता के आगे कुछ नहीं। मतलब कि उसमें कुछ कमियां तो थी, लेकिन वो उसकी वीरता पूर्वक युद्ध करना और वंश की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर करना, शरणागतों की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का जो भाव उसमें था, उसके आगे बाकी सब कमियां उसकी फीकी पड़ जाती हैं। और इसी के कारण हम्मीर के मूल्यांकन करते हुए उन्होंने कहा है कि जब लोगों पर कर लगाए गए थे धर्मसिंह द्वारा, तब लोगों में असंतोष तो हुआ था, लेकिन जब बाद में हम्मीर देव चौहान अपनी वीरता का अदम्य साहस के साथ परिचय देते हुए अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ता हुआ मारा जाता है, तब लोगों को इस बात का भी अफसोस होता है। दोस्तों, हम्मीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर युद्ध के बारे में जानकारी उर्दू कवि, बहुत ही जाने माने उर्दू रचनाकार भी कहते हैं। एक तो है अमीर खुसरो और दूसरे हैं बर्नी, दोनों द्वारा दी जाती है जानकारी। अमीर खुसरो और बर्नी दोनों की रचनाओं में भी रणथंबोर के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, हम्मीर देव जो थे, उन्होंने जब महमूद शाह को शरण दी थी, और महमूद शाह ने और हम्मीर ने दोनों ने ही अपने कर्तव्यों पर कैसे कैसे चलकर इतिहास में एक उदाहरण छोड़ा, इसके बारे में इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि हम्मीर ने शरणागतों की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर किया, तो महमूद शाह ने भी अपने स्वामी भक्ति के लिए, जब अलाउद्दीन खिलजी ने उसको पूछा कि तेरी अंतिम क्या इच्छा होगी यदि हम तुझे ठीक कर दे, तो जब महमूद शाह का वो जवाब था कि पहले तो मैं हम्मीर के बेटे को रणथंबोर की गद्दी पर बैठाऊंगा और दूसरा तेरा वध करूंगा, इससे महमूद शाह की स्वामी भक्ति का भी प्रदर्शन होता है। दोस्तों, आपने अपन जब इसी टॉपिक की चर्चा कर रहे थे तो एक शब्द सुना होगा, जौहर। ठीक है, और एक शब्द था केसरिया। जौहर क्या चीज होती है और केसरिया क्या होता है? जौहर जब रानियों द्वारा जल और अग्नि में यदि जो शासक लड़ने गया है वो हारने वाला है या हार गया, यूं सूचना आती है, तो जल और अग्नि में कूदकर जौहर व्रत का निर्वाण किया जाता है, तो वो तो जौहर कहलाता है। जौहर के लिए साधन है या तो अग्नि या जल के माध्यम से। और केसरिया जब वीरों द्वारा सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी धारण करके युद्ध के लिए टूट पड़ते हैं, तो वो तो हो गया केसरिया। केसरिया प्लस जौहर मिलकर बनता है साका। जब केसरिया और जौहर हो जाता है तो एक साका पूर्ण होता है। दोस्तों, रणथंभौर के
जब केसरिया या जौहर दोनों में से एक हो और ना हो तो उसे कहते हैं अर्ध शाखा। जैसलमेर के ढाई साके बहुत प्रसिद्ध हैं। ढाई साके कहां के प्रसिद्ध हैं? तो जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। क्योंकि दोस्तों जैसलमेर में एक शासक थे लूणकर्ण भाटी द्वारा केसरिया किया गया। केसरिया तो हुआ था लूणकर्ण द्वारा, लेकिन वहां जौहर नहीं हुआ, इसीलिए जैसलमेर का ढाई साका प्रसिद्ध है। दोस्तों एक चीज अपन आगे बढ़ते हैं, तो आपने प्राचीरों और बुर्जों का भी नाम सुना होगा, ठीक है। और एक शब्द मैंने आपके सामने लिया था रसद। पहले एक बार ये चीज रिवीज कर लेते हैं। हम्मीरदेव चौहान थे, वो एक उदार पुरुष थे और वीर योद्धा भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 18 युद्ध लड़े, 18 में से 13 में विजय प्राप्त की। और उनका जब मेवाड़ के शासक समर सिंह को उन्होंने पराजित कर संपूर्ण राजस्थान में अपनी धाक जमा दी थी, उन्होंने वंश की, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि हम्मीर में अपने वंश की रक्षा, शरणागतों की रक्षा और वीरता का प्रदर्शन किया, जिसके आगे उसकी सारी गलतियां माफ हैं। अमीर खुसरो और बरनीबी अलाउद्दीन और हम्मीर के रणथंभौर युद्ध का वर्णन करते हैं। जौहर किसे कहते हैं? तो रानियों द्वारा जल और अग्नि में समर्पण। केसरिया वीरों द्वारा सिर पर साफा धारण करके युद्ध के लिए टूट पड़ना। केसरिया प्लस जौहर मिलकर बनता है शाखा। अगर एक हो और एक ना हो तो उसे अर्ध शाखा कहते हैं। जैसलमेर के ढाई साके प्रसिद्ध हैं, जहां जैसलमेर के शासक लूणकर्ण द्वारा किया गया था क्या? तो केसरिया, लेकिन वहां जौहर नहीं हो पाया। दोस्तों इसी में अपन ने बहुत बार प्राचीरों और बुर्जों का नाम सुना होगा, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं बुर्ज, ठीक है। दुर्ग के चारों जैसे बुर्ज होते हैं, यहां बीच में होते हैं सैनिक यहां से करते हैं चौकसी या निगरानी। दुर्ग के दरवाजे दो ही कारणों पर खुलते हैं। एक तो जब रसद की कमी हो, मतलब कि जल और खाने पीने की कमी हो, तो ही दुर्ग के दरवाजे खुलते हैं, वरना दुर्ग के दरवाजे नहीं खुलते, ठीक है। यदि एक आपने नाम सुना होगा, जो भी रणथंभौर दुर्ग था, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि और सब दुर्ग तो नंगे हैं। रणथंभौर दुर्ग के बारे में क्या कहा है अबुल फजल ने? और दुर्ग तो नंगे हैं। और रणथंभौर दुर्ग है वो बख्तरबंद। दोस्तों जो दुर्ग है वो या तो पहाड़ों पर होते थे या पहाड़ों के बीच होते थे, क्योंकि वहां उनको मिल जाती थी प्राकृतिक सुरक्षा होती थी। अगर ये पहाड़ पर है तो इधर अपनी सेना है 2000 और शत्रुओं की सेना है 20,000। शत्रु ये पूरा घेर कर बैठे हैं, तो भी ये 2000 वाली सेना अपनी नहीं मानेगी, क्योंकि अपने पास प्राकृतिक सुरक्षा है। जब ये ऊपर चढ़ने जाएंगे तो इधर से उनके ऊपर आग के गोले या पानी या कुछ भी बरसा के उनको गिराया जा सकता है। दुर्ग के दरवाजे या तो रसद की कमी हो या कोई पानी की कमी हो या कोई मजबूरी हो तो ही खुलते थे, बाकी दुर्ग के दरवाजे नहीं खुलते थे। दोस्तों ये अपना रणथंभौर का इतिहास या रणथंभौर में चौहानों का इतिहास लगभग समाप्त हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों।